Hello everyone and welcome to the channel Rambo Classes. So student, today in this video we are going to discuss मौर्य पीरियड. ओके स्टूडेंट, हम क्या डिस्कस करेंगे आज करेंगे हम मौर्य पीरियड के बारे में. और जैसे कि मैं आपको मौर्य पीरियड के लगभग स्टूडेंट में 59 करवा चुकी हूँ क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ. और आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, वो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा वो होगा 61. क्या होगा 61 क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, इसके साथ यदि आपको जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा था, हम क्या इसके बारे में पढ़ रहे थे, मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे. मैंने आपको बताया था कि मौर्य एम्पायर ने चारों दिशाओं में राज्य किया था, अपने साम्राज्य को स्थापित किया था. मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है भारत के चारों दिशाओं को मिला करके साम्राज्य को जो है एकीकृत किया था. ठीक है, इसके साथ साथ दक्षिण के कुछ एरिया जो मैंने आपको पढ़ाए थे कल, केरल और तमिलनाडु में उनका राज्य सिंहासन जो है, उनके साम्राज्य स्थापित नहीं हो सका था. तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. आप इस तरह से क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ अच्छी तरीके से, यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है इस तरह की, इससे रिलेटेड मौर्य पीरियड के बारे में, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं. इसके साथ साथ आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से. तो मैं ये जो इमेजेस लेके आई इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको ये चीज़ माइंड के अंदर सेट हो जाए. ओके, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर. ये मैंने आपको कितनी बार पढ़ा है, अर्थवेद के अंदर मुंडकोपनिषद जो है अर्थवेद के अंदर है. किसमें मैंने आपको बताया था, देखिए जो मुंडकोपनिषद है, क्या स्टूडेंट, मुंडकोपनिषद ये कहाँ से लिया गया है, अर्थवेद. अर्थवेद को पढ़ने वाला स्टूडेंट क्या कहलाता है, ब्रहा. क्या कहलाता है स्टूडेंट, ब्रहा कहलाता है. ठीक है, तो मुंडकोपनिषद किससे लिए गए, सत्यमेव, सॉरी इसके नीचे जो लिखा हुआ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो 3 आपको टाइगर दिखा दे रहे, 4 ये 4 टाइगर हैं, इनके नीचे लिखा सत्यमेव जयते. और ये जो सत्यमेव जयते जो है ये किससे लिखा है, मुंडकोपनिषद. तो मुंडकोपनिषद कहाँ पर है, तो मुंडकोपनिषद अर्थवेद में है. किस में है, अर्थवेद में है. ठीक है, आगे देखेंगे एक बार. ये मैंने आपको पढ़ाया था चाणक्य के बारे में. चाणक्य के बारे में आपको बताया था कि चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और घननन को बीट करने में चंद्रगुप्त मौर्य की जो है बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इन्होंने. ठीक है, और देखिए मैं एक बार जो चारों वेद मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जितनी बार डिस्कस करेंगे उतना ही हमारे टॉपिक ईजी हो जाएगा और हमारे लिए लर्न करने में की ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी. देखिए एक बार, ऋग्वेद के पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है वो कहलाता होता. ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद को पढ़ने वाला कहलाता है उद्गाता. अर्थवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, ब्रहा. अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था. और अर्थवेद से ही मुंडकोपनिषद लिया गया है. ठीक है, और मुंडकोपनिषद में ही क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, जो कि अशोक का जो 4 टाइगर का स्तंभ है जो आपको दिखाई दे रहा है स्तंभ पर लगा हुआ, जो नोटों पर भी होता ही है चिन्ह, क्या है, राजकीय चिन्ह है. तो वो किससे लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया. यजुर्वेद को जो पढ़ने वाला कहलाता है उधर्वयु. ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे. चलते हैं क्वेश्चन पे, समझते हैं अपने क्वेश्चंस को. ओके, 61 क्वेश्चन. 60 युद्ध के सांची का तो मैंने आपको बताया था अशोक ने बनवाया था. सांची के स्तूप कहाँ पर, एमपी में है. तो इन्होंने बहुत सारे, मैंने आपको बताया था कि अशोक ने बहुत सारे शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ठीक है, और स्तूप भी बनवाए. तो उसमें से अशोक के द्वारा निर्मित किए गए, शांति के लिए बनाए गए एक, जो जितने भी उन्होंने बनाए गए उनके द्वारा वो थे, जगहें थी, तो उनमें से एक क्या है, ये स्तूप लेख. ठीक है, चलते हैं आगे. ये मौर्य पीरियड के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करवा चुकी हूँ. आप वहाँ पर प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो देख सकते हैं. आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 61. कौन सा 61 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखिए जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 61. क्या स्टूडेंट, 61 क्वेश्चन नज़र आ रहा है. तो आज हम किसको डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, तो हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य पीरियड के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 61 क्वेश्चन. ओके, देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण जो था वो क्या था. ओके,
दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण जो है इसमें पूछा गया वो क्या था। पहले क्या लिखा हुआ, अशोक द्वारा अहिंसा को अपनाया जाना, यानी कि हिंसा न करना। जब युद्ध नहीं होंगे तो हमारा जो साम्राज्य है वो विस्तार होने के बजाय धीरे धीरे कैसा होने लगेगा, वो उसका जो संकुचन होने लगेगा, है ना, उसको बढ़ने के बजाय। ठीक है। और जब हम युद्ध नहीं करेंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा युद्ध में जिस तरह की जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उसके बेसिस पर जो साम्राज्य सत्ता संभाली जाती है वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे, वो अनुभव नहीं मिलेंगे, जिसके कारण साम्राज्य का पतन होना भी संभव है। ठीक है। तो ये पहला लिखा हुआ है, अशोक द्वारा अहिंसा को अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास होना। जो सैनिक हैं जब वो काम नहीं करेंगे, जब वो युद्ध में नहीं जाएंगे तो उनकी शक्ति जो है, उनकी अंदर जो पावर है उनका क्या होगा, हरासमेंट होने लगेगा। बी में लिखा हुआ है बी में क्या लिखा है स्टूडेंट, बौद्ध धर्मावलंबी वणिक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने अपने सामने राज शक्ति को बौना बना दिया। क्या कर दिया, बौद्ध धर्मावली जो थे, वणिक जो समुदाय जिसे कहा जाता है वणिक समुदाय। एक हमने पढ़ा था कुणिक बताइए किसका नाम था, मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में। कुणिक जो था अजात शत्रु का नाम था, निक नेम था कुणिक। ठीक है। तो ये क्या है, वणिक। बौद्ध धर्मावलंबी वणिक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने अपने सामने जो राज शक्ति जो थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो थी वो कैसी हो गई थी, छोटी पड़ गई थी। कैसी पड़ गई थी, बौनी पड़ गई थी। आगे क्या लिखा हुआ है, विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन, जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का कारण बनी। यानी कि जब इतने बहुत सारे सैनिक होंगे, उनका रखरखाव होगा, युद्ध में नहीं हो रहे हैं, किसी भी साम्राज्य का विस्तार नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो सैनिक हैं उनके भरण पोषण के साथ साथ उनको वेतन भी देना पड़ेगा। तो अत्यधिक सेना होने के कारण, क्योंकि साम्राज्य इतना बड़ा था इनका, तो अत्यधिक सेना होने के कारण उनके वेतन को उनको देने का एक संकट जो है उस मौर्य पीरियड में होने लगा था, अशोक के टाइम में, क्योंकि उन्होंने अहिंसा की नीति अपना ली थी। तो इसी कारण माना जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य का जो पतन संभावित हो गया। ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा, राइट आंसर पे आते हैं। राइट आंसर देखते क्या है, राइट आंसर क्या है इसका, सी। ठीक है। 61 का राइट आंसर सी। एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, कह रहे कि अशोक ने कभी अपनी सेना भंग नहीं की। इन्होंने मतलब ऐसा नहीं था कि जब वो युद्ध नहीं कर रहे थे कि सेना को मतलब जो उनके सैनिक थे उनको कम कर देते, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि आठविक राज्यों द्वारा विद्रोह करने पर अपने 13वें शिलालेख, जो 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था, मैंने आपको बताया था। और जो कलिंग है वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था स्टूडेंट, तो 261 BC में हुआ था। ठीक है। 13वें शिलालेख में चेतावनी दी थी कि विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को वेतन प्राप्त और ज़मीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था जो है कैसी हो गई, डगमगा गई। तो ये बात स्टूडेंट किस में लिखी गई है, ये बात लिखी हुई है 13वें शिलालेख में ये बात लिखी हुई है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण जो है वो कौन सा है, सी है। ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इनका जो अयोग्य जो उत्तराधिकारी थे ये भी एक प्रमुख कारण था, जिसके कारण साम्राज्य पतन हो गया, मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया, हरासमेंट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, इसके फैक्ट को समझते हैं। चलिए इसको चीज़ को दोबारा समझ लेते हैं एक बार। इसको क्वेश्चन नंबर 61 की एक्सप्लेनेशन को दोबारा देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ, अशोक ने कभी अपनी सेना जो है भंग नहीं की, बल्कि आठविक राज्यों द्वारा विद्रोह करने पर अपने 13वें शिलालेख में चेतावनी भी दी थी। विशाल सैन्य वाहिनियों के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन और ज़मीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था जो थी कैसी हो गई, डगमगा गई थी। ठीक है, डगमगा गई थी।
और इसी कारण इसका जो राइट आंसर 61 का क्या है, सी है। और कुछ लोगों ने अयोग्य उत्तराधिकारी को भी कारण माना है मौर्य साम्राज्य के पतन का। ओके स्टूडेंट, चलते हैं फैक्ट पर। अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं एक बार। पतंजलि, जो मैंने आपको बताया था, क्या लिखा था इन्होंने, पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि परवर्ती मौर्य शासक देवताओं की प्रतिमाएं बनवाकर बेचते थे। परवर्ती मौर्य शासक जो है क्या किया करते थे, देवताओं की प्रतिमाएं बनवाकर बेचा किया करते थे। ये बात किस में लिखी हुई है, ये बात पतंजलि के महाभाष्य में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक जो है अहिंसावादी नीति ही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तो अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग अपनी व्यूज़ दिए हैं कि जो मौर्य साम्राज्य का जो पतन था उसका क्या कारण था। ठीक है, आगे लिखा हुआ रोमिला थापर, क्या स्टूडेंट, रोमिला थापर ने कहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण था वो क्या था, अति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। यानी कि क्या हुआ था कि अत्यधिक केंद्रीकृत हो गया था, जिसके कारण शासन व्यवस्था कैसी हो गई, मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ, पतन हो गया। क्योंकि जब क्या, जैसे कि आपने देखा है ना, एक छोटी फैमिली होती है, उसमें यदि कम सदस्य होते हैं तो उनका पालन पोषण बहुत बेहतर तरीके से होता है, उच्च क्वालिटी का होता है। उनकी एजुकेशन से लेकर पालन पोषण से लेकर पहनावा खिलावा जो कुछ भी होता है बहुत क्या होता है, बहुत वेल क्वालिटी का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य को जैसे कि आपको पता है चारों दिशाओं को एकीकृत तो कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा, इसका दुष्प्रभाव ये पड़ा कि जो है इसके क्या हुआ कि अति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, जिसके कारण साम्राज्य का पतन होना संभव हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमने फैक्ट पढ़े अभी, तो इन फैक्टों में ये चीज़ बताई गई है कि हर इंसान ने जो है अपने अलग अलग फैक्ट बताए हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, अलग अलग बताए हैं। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से देख लेंगे इन फैक्ट को। ठीक है, लिखा हो पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि परवर्ती मौर्य शासक देवताओं की प्रतिमाएं बनवाकर बेचा करते थे। हेमंत राय चौधरी ने कहा है कि अशोक की अहिंसावादी नीति ही मौर्य साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण बनी। इसके साथ साथ बात किया रोमिला थापर की, तो रोमिला थापर ने कहा है कि साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण जो था अति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। कैसे स्टूडेंट, अति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, यानी कि पूरे जो साम्राज्य था वो कैसा हो गया, उसका सेंट्रलाइजेशन किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 62 लिखा हुआ है क्या, सूची 1 को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है इस तरह के क्वेश्चन के द्वारा आपकी इंफॉर्मेशन जो है कितनी डीप है और आपका कॉन्सेप्ट कितनी बेहतर तरीके से क्लियर है, ये चीज़ चेक करने के लिए एग्जामिनर जो है इस तरह के क्वेश्चन बहुत देते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पर, समझते हैं इसके ऑप्शन को। देखिए ऑप्शन में क्या कहा गया है। पहला क्या लिखा, अशोक स्तंभ, पहला क्या लिखा स्टूडेंट, अशोक स्तंभ। और बात की जाए किसकी, दूसरे में क्या लिखा हो, सांड वाली राजधानी, क्या स्टूडेंट, सांड वाली राजधानी। और सी में क्या लिखा है, लोमर्षि गुफा। और डी में लिखा हुआ है छिद्र युक्त तारकप, क्या लिखा हुआ है, छिद्र युक्त तारकप। यदि बात की जाए राइट आंसर की, तो आपको ध्यान है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ पे है, ये है रामपुरवा में। कहाँ पे स्टूडेंट, रामपुरवा, कहाँ पे स्टूडेंट, रामपुरवा में है अशोक स्तंभ। उसके साथ बात की जाए अशोक स्तंभ जो है कहाँ है, रामपुरवा में है। ठीक है, सॉरी रामपुरवा नहीं बल्कि लोरिया नंदनगढ़। देखिए एक बार, अशोक स्तंभ जो है स्टूडेंट कहाँ पर है, लोरिया नंदनगढ़। अशोक स्तंभ कहाँ है, लोरिया नंदनगढ़ में। तो हम देखें ए का, फिर दोबारा मैंने गलती कर दिया, लोरिया नंदनगढ़। अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ लोरिया नंदनगढ़, अशोक स्तंभ
ठीक है, पहले का थर्ड। अब हमें देखना पहले का थर्ड किस में है, तो पहले का थर्ड किस में है स्टूडेंट, सी में, पहले का थर्ड। उसके बाद में हमें क्या चीज़ देखना है, उसके बाद में जो सांड वाली राजधानी है वो कहाँ पर है स्टूडेंट, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन लोमर्शी गुफा कहाँ है। लोमर्शी गुफा मैंने एक बार पढ़ाया था आपको, बौद्ध धर्म पर जब पढ़ाया था। तो लोमर्शी गुफा को देखते हैं, लोमर्शी गुफा कहाँ है। लोमर्शी गुफा है बराबर पहाड़ी, बराबर पहाड़ी में। तो क्या है, सी का पहला, तो सी का पहला ये रहा, सी का पहला देखिए दो जगह पर, एक ऊपर भी है, ठीक है, तो हम दोनों को टिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात किसकी की जाए, सांड वाली राजधानी की, तो मुझे इसका पता नहीं। और छिद्रयुक्त तारकूप जो है, जो डी है, इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर क्या है, रोपड़। छिद्रयुक्त तरकूप, क्या स्टूडेंट, छिद्रयुक्त तरकूप, तो ये कहाँ पे छिद्रयुक्त तरकूप, तो ये कहाँ, रोपड़ में। यानी कि डी का जो आंसर होना चाहिए, मिलाप होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सेकंड। तो सेकंड ये रहा। तो राइट आंसर की बात करें स्टूडेंट, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी, सी ही इसका राइट आंसर होगा। एक बार दोबारा से देख लेंगे स्टूडेंट, देखिए जो अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ गया, लोरिया नंदनगढ़, यानी कि एक आगे हम लिख देते हैं 3, ठीक है। बात करें सांड वाली राजधानी की, सांड वाली राजधानी की, तो इसका आंसर क्या है, रामपुरवा, यानी कि 4 इसका आंसर है, ठीक है। उसकी बात की जाए सी की, किसकी बात की जाए स्टूडेंट, सी की यदि बात की जाए तो सी का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, बराबर के पहाड़ी। लोमर्शी गुफा कहाँ है, लोमर्शी गुफा यहाँ पे सी लिख देंगे हम, फर्स्ट का सी, ठीक है। लोमर्शी गुफा कहाँ है, बराबर की पहाड़ी में। और छिद्रयुक्त तरकूप जो है, छिद्रयुक्त तरकूप तो कहाँ है, रोपड़ में, कि कहाँ पे स्टूडेंट, डी में, डी, अरे भाई ऐसे ही दें डी, ठीक है, कैपिटल में स्मॉल में दें, ठीक है, डी। तो राइट आंसर की बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या है, सी। एक बार दोबारा से देख लेंगे, अशोक का जो स्तंभ है वो कहाँ है, लोरिया नंदनगढ़ में है। इसके बाद में बात करें सांड वाली राजधानी, तो सांड वाली राजधानी जो है स्टूडेंट कहाँ है, रामपुरवा में है। बात करते हैं लोमर्शी गुफा की, तो कहाँ है, बराबर की पहाड़ियों पर। और छिद्रयुक्त तरकूप की बात करते हैं तो कहाँ है, ये रोपड़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा होता है कंप्लीट। के साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था 14 शिलालेख, आपको ध्यान हो तो, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, 14 शिलालेख, देखिए एक बार क्या बताया था मैंने आपको, 14 शिलालेख, 14 शिलालेख, शिलालेख, ठीक है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था 14 शिलालेख, 14 शिलालेख की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था ये अलग अलग जगहों से हमें प्राप्त हुए थे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा था शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी का जो मैंने आपको बताया था शाहबाजगढ़ी का। द्वितीय में जो बताया था मैंने आपको मानसेरा, यदि आपको ध्यान हो तो, मानसेरा का। उसके बाद में मैंने आपको ध्यान हो तो मानसेरा के बाद में आपको पढ़ाया था मैंने आपको कालसी, क्या पढ़ाया था स्टूडेंट, मैंने कालसी पढ़ाया था। कालसी के बाद मैंने आपको पढ़ाया था गिरनार, क्या पढ़ाया था स्टूडेंट, गिरनार पढ़ाया था। गिरनार के बाद में यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया था धौली, ठीक है, 1 2 3 4 5 धौली, ठीक है। तो देखिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 4 पढ़ेंगे, 8 है तो 4 को डिस्कस कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, लिख गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब लिख गया तो कोई बात नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था शाहबाजगढ़ी जो है कहाँ है, पाकिस्तान के पेशावर में है, पेशावर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेशावर, ठीक है, कहाँ, पाकिस्तान में। पेशावर कहाँ पर स्टूडेंट, पाकिस्तान में। तो शाहबाजगढ़ी कहाँ पर है स्टूडेंट, पेशावर, यानी कि पाकिस्तान में है। मैंने आपको बताया था शाहबाजगढ़ी जो है अभिलेख, इसमें जो है खरोष्टी लिपि में पाया गया है, खरोष्टी लिपि, देखिए यहाँ पे जगह नहीं इसलिए लिख पा रही है, आप खैर से ध्यान रखें, खरोष्टी लिपि। उसके बाद में मैंने आपको बताया था मानसेरा अभिलेख, ये हज़ारा जिले मैंने आपको बताया था, हज़ारा जिला। उसके बाद में कालसी जो मैंने आपको बताया था, देहरादून में,
देहरादून, पानीपत, ठीक है। देहरादून उसके बाद में बताया मैंने आपको गिरनार, गिरनार मैंने आपको बताया था गुजरात, काठियावाड़ जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ, काठियावाड़ या फिर गुजरात, आप कुछ भी इसका आंसर आएगा, जो भी आएगा तो आप क्या करें पॉजिटिव आंसर, यदि गुजरात आएगा तो गुजराती करेंगे, यदि आपको काठियावाड़ आएगा तो काठियावाड़ करेंगे। तो गिरनार की पहाड़ियों के समीप स्थित है। और धौली जो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, धौली जो उड़ीसा के पुरी में है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेते, बाकी मैं आगे जब क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगी तो एक आपको न्यू पेज में जो है इसको आपको 14 जो शिलालेख है उसको डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर होता है 62 हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे समझते हैं 63 में क्या कहा गया। जब तक आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है, लिखा नहीं जा रहा है, मेरा पेन ठीक नहीं चल रहा है। यदि आप चाहें तो जैसे जैसे जब मैं वर्डिंग करती हूँ, जब लिखती हूँ, तो उस पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे तो आप पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं कि ये एक नया सब्जेक्ट है तो आपको समझने में कन्फ्यूज़न हो रहा है। ये आपने कितनी बार पढ़ा होगा। जब आप एज ए टीचर टीजीटी की तैयारी करें तो आपने इससे पहले भी कई बार एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन की होगी। तो ऐसा नहीं कि आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है और आपको ये वर्ड समझ में नहीं आता, ठीक है। तो जब मैं समझाऊँ जिस टाइम पर, उस टाइम पर आप देख लीजिएगा मैं क्या लिख रही हूँ, उस टाइम पर आपको ईजी हो जाएगा। ओके, बाकी मैं कोशिश करूँगी और अच्छा और बेहतर और लिखने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट होता है हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे और देखते हैं 63 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 62 की एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 62 की एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है कि अशोक स्तंभ देखिए लोरियागढ़, अशोक स्तंभ लोरियागढ़, सांड वाली राजधानी रामपुरवा, लोमर्शी गुफा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर की पहाड़ी आता है मोस्टली। छिद्र युक्त तरकूब जो है कहाँ है, रोपड़ में। रोपड़ मैंने बताया था कहाँ पे, पंजाब में पढ़ाया बताया था मैंने आपको। आगे और देखिए कि लिखा हुआ स्मिथ के अनुसार सारनाथ स्तंभ में जिस कला का प्रदर्शन हुआ था उसमें पशुओं का चित्र भी जो था, विश्व में कभी भी इतनी सुंदर कला का प्रदर्शन नहीं हुआ था, ठीक है। सारनाथ स्तंभ में जिस कला का प्रदर्शन बताया गया था, बस दिखाया गया था, अंकित किया गया था, रोपित किया गया था, तो स्मिथ बताते हैं कि विश्व में कहीं भी इतनी सुंदर कला उन्होंने नहीं देखी। तो उन्होंने विश्व की जितनी भी कलाएं थी उनसे कंपेयर करा है और बताया है कि कहीं भी इतनी सुंदर कला का प्रदर्शन नहीं है। सारनाथ से अशोक के समय की एक पाषाण वेदिका मिली। सारनाथ से अशोक के समय की एक पाषाण वेदिका मिली, जबकि पाटलिपुत्र की खुदाई से 3 वेदिकाओं के टुकड़े मिले। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, सारनाथ से अशोक के समय की एक पाषाण वेदिका मिली, जबकि पाटलिपुत्र की खुदाई से 3 वेदिकाओं के टुकड़े मिले। बराबर जो हमने अभी पढ़ा था लोमहर्षि गुफा, बराबर की पहाड़ी की चौथी गुफा को विश्व झोपड़ी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व झोपड़ी किसे कहा जाता है, वर्ल्ड हट किसे कहा जाता है, विश्व झोपड़ी। ओके, वर्ल्ड हट, ठीक है। तो किसे कहा जाता है, बराबर की पहाड़ी जो हमने अभी पढ़ा था लोमहर्षि गुफा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है लोमहर्षि गुफा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भी बराबर की पहाड़ियाँ और विश्व की झोपड़ी कहा जाता है इसको। इसका निर्माण जो अशोक के ही शासनकाल में हुआ था। तो कब हुआ था, अशोक के 12वें वर्ष में। कब हुआ था, अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में हुआ था। एक बार दोबारा से देख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को। 62 की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ किससे संबंधित है, लोरियागढ़ नंदनगढ़ से संबंधित है। सांड वाली राजधानी रामपुरवा संबंधित है। इसके साथ लोमहर्षि गुफा की बात की जाए तो ये बराबर की पहाड़ियों से संबंधित है। बात की जाए चित्रयुक्त तरकूब की तो ये कहाँ से संबंधित है स्टूडेंट, रोपड़ से। मैंने बताया था रोपड़ कहाँ पे, वर्तमान समय के पंजाब में स्थित है रोपड़। जब मैंने आपको पढ़ाया था स्टोन एज और सिंधु घाटी सब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था रोपड़ के बारे में, ठीक है। आगे देखेंगे और समझते हैं इसके बारे में। स्मिथ के अनुसार सारनाथ स्तंभ जिस कला का प्रदर्शन पशुओं का चित्र है, विश्व में कहीं भी इतनी सुंदर कला का प्रदर्शन नहीं है। कि ये बात किसने बोली, स्मिथ ने बोली है। आगे लिखा हुआ सारनाथ से अशोक के समय की एक पाषाण वेदिका मिली है, स्टोन टाइप की एक क्या मिली है, वेदिका मिली है, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि जबकि पाटलिपुत्र की खुदाई से 3 वेदिकाओं के टुकड़े मिले हैं। तो पाटलिपुत्र की बात की जाए तो पाटलिपुत्र से 3 वेदिकाओं के टुकड़े मिले हैं, जबकि सारनाथ से पाषाण की एक वेदिका ही मिली। और यहाँ पर पाटलिपुत्र से खुदाई में 3 वेदिकाओं के टुकड़े मिले हैं।
और मैंने आपको पढ़ाया था लोमर्शी गुफा। क्या पढ़ाया था मैंने स्टूडेंट? लोमर्शी गुफा पढ़ाया था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में जो मैचिंग में थर्ड ऑप्शन है। तो ये कह रहे हैं कि बराबर की पहाड़ी जो कि लोमर्शी गुफा से संबंधित है, बराबर की पहाड़ी चौथी गुफा को जो है क्या कहा जाता है? वर्ल्ड हट कहा जाता है। वर्ल्ड हट कहा जाता है। विश्व की झोपड़ी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण जो है अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष हुआ था। क्वेश्चन चलते हैं 63 पर और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। 63 में क्या कहा गया है? सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा गया है? सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं था? क्या पूछा? कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। और नहीं वाले ऑप्शन जो हैं वो आपको बहुत केयरफुली तरीके से करना है। ओके, नहीं वाले क्वेश्चन को जो एग्जाम में होता है उसका पूछने का पर्पस यही रहता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है कितना क्लियर है, आपकी जो नॉलेज है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा डीप है, उसको ही चेक करने के लिए जो नहीं वाले ऑप्शन जो हैं एग्जामिनर के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे कि पता चल सके कि 3 ऑप्शन में से आपको, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको आते ही आते हैं। इससे ये पता लगाया जा सकता है। यदि हमें 3 ऑप्शन पता होंगे तो हम जो नहीं वाला ऑप्शन है उसको बड़े इजी वे में टिक कर पाएंगे। सारनाथ से, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन के आंसर को। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो कौन सा नहीं? पहले लिखा हुआ है कुकुदान। क्या लिखा? कुकुदान, कुबड़ वाला वृक्ष जिसे बोलते हैं सांड। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ? हिरण। और सी में क्या लिखा है? हाथी। और डी में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? अश्व लिखा हुआ है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है? तो सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो राइट आंसर की बात करें तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर पे आते हैं और राइट आंसर इसका है बी, यानी कि हिरण। क्या स्टूडेंट? हिरण। दोबारा देखेंगे, सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं था? कौन सा उत्कीर्ण नहीं था? तो नहीं पे अगर बात करें जाए तो अशोक के स्तंभ पर कौन सा उत्कीर्ण नहीं था? तो उत्कीर्ण नहीं था, हिरण नहीं था। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। स्तंभ शीर्षों में सारनाथ के स्तंभ को सिंह शीर्ष यानी कि सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। इसी में 4 पशुओं, इसमें गज, अश्व, बैल और सिंह की आकृतियों का उत्कीर्ण है जिन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। इनके प्रतीकात्मक अर्थ के विषय में अनेक मत हैं। ब्लॉक ने इन्हें 4 हिंदू देवताओं सूर्य, इंद्र, शिव तथा दुर्गा का प्रतीक माना है, जबकि फूशे की धारणा है कि यह पशु जो हैं बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अनुसार हाथी जो है बुद्ध के गर्भस्थ होने का वर्णन करता है, जबकि वृक्ष जो सांड है वो जन्म के बारे में बताता है, और जो अश्व यानी कि घोड़ा जो है वो गृह त्याग की बताता है, और जबकि सिंह जो है बुद्ध का प्रतीक है। ये बात किसने बोली स्टूडेंट? ये बोली है फूशे ने। किसने स्टूडेंट? फूशे ने। सारनाथ स्तंभ पर हिरण उत्कीर्ण नहीं था। सारनाथ स्तंभ पर क्या उत्कीर्ण नहीं था? सारनाथ स्तंभ पर हिरण जो उत्कीर्ण नहीं था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, तो इसको एक्सप्लेनेशन को दोबारा से हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। स्तंभ शीर्षों में सारनाथ के स्तंभ को सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसी पर 4 पशुओं, जिसमें एक है गज, अश्व, बैल, सिंह आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं जिन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। इनके प्रतीकात्मक अर्थ की बात की जाए तो इसमें अनेक मत मिलते हैं। ब्लॉक ने इन्हें 4 हिंदू देवताओं, जिसमें पहला क्या है? इंद्र, सूर्य, शिव तथा दुर्गा का प्रतीक माना है, जबकि फूशे की धारणा है कि यह पशु बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं से संबंधित है। उनके मुताबिक हाथी जो है वो क्या है? गर्भस्थ का वर्णन करता है, जबकि वृक्ष जो है जिसको कहा जाता है सांड, वो जन्म के बारे में बताता है। और कहा जाए अश्व यानी घोड़े के बारे में तो घोड़ा गृह त्याग के बारे में बताता है। उसके बाद में कहा जाए सिंह के बारे में तो सिंह जो है बुद्ध का प्रतीक है। सिंह जो है किसका प्रतीक है स्टूडेंट? सिंह जो है बुद्ध का प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ पर हिरण उत्कीर्ण नहीं है। सारनाथ स्तंभ पर जो हिरण है वो उत्कीर्ण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 63 के राइट आंसर हमने पढ़ लिया था बी, यानी कि हिरण था।
क्वेश्चन चलते हैं आगे 64 के बारे में और डिस्कस करते हैं 64 के आंसर की। कहा गया है किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहा है। तो देवताओं का प्रिय मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा तो पहला क्या लिखा ऑप्शन देखते हैं। एक बार ऑप्शन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, कभी भी आपको एग्ज़ाम में जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ये सही हमारे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो हमें ज़्यादा अच्छे से लर्न किया होता है तो हम क्वेश्चन को देखते ही टिक कर देते हैं फटाक से, तो हमें ऑप्शन को ही पढ़ना है। ठीक है, पहले बात करें 64 की, तो देखते हैं दोबारा क्वेश्चन को। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहा। पहले लिखा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा लिखा हुआ कनिष्क, उसके बाद में सी में लिखा है अशोक, और डी में बात की जाए समुद्रगुप्त की। तो जैसे कि आपको पता होगा और मैंने आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट कई बार जो है करवा दिया है, तो राइट आंसर, और मैंने अब जब अशोक को पढ़ाया था उनके निक नाम भी बताया था, निक नेम अशोक। अशोक को क्या कहा जाता था, देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय भी कहा जाता था। देखिए एक बार, देव नाम प्रिय या फिर देव प्रिय या फिर इनका नाम, इनको जो है अशोक कहा जाता है। आपको ध्यान है तो मैंने आपको बताया था। देखिए एक बार, आप चाहें तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा। ओके, मैं थोड़ा जल्दी नहीं किया करूँगी इरेज करने में। देखिए मैंने आपको बताया था अशोक के नाम के बारे में, अशोक इनका नाम कैसे पता चला नाम अशोक है। तो अशोक के कई सारे जो हैं अभिलेख थे, जिसके अंदर स्तंभ लेख जो थे उनके, एक था मास्की, दूसरा क्या था गुर्जरा, मास्की गुर्जरा, ठीक है, और उसके बाद में क्या था नेतुर। ये कुछ ऐसे अभिलेख हैं, इनके द्वारा ही पता चला कि अशोक को अशोक के नाम से ही कहा गया, अशोक भी कहा जाता था। उनका जो नाम था देव नाम प्रिय, देव नाम, देखिए एक बार, देव नाम प्रिय भी कहा गया था उनको, जिसका मतलब हुआ देवताओं का प्रिय। ठीक है, तो इसके राइट आंसर पे आते हैं। राइट आंसर 64 का क्या है स्टूडेंट, सी है। क्या स्टूडेंट, सी है। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 के एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या कहा गया है। एक्सप्लेनेशन देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए एक बार, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 64 में, और जूम कर लेती हूँ मैं हल्का सा, और 64 के एक्सप्लेनेशन में देखिए एक बार क्या कहा गया है। कह रहे हैं कि अशोक के अभिलेख में सबसे पहले उनको देव नाम प्रियदसी यानी कि देवताओं का प्रिय, अथवा देखने में सुंदर, और देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में उन्हें अशोक वर्धन भी कहा गया है। पुराणों जो है वायु पुराण वगैरह जो हो गए, उनका क्या कहा गया, उसमें अशोक वर्धन कहा गया। दोबारा देखेंगे, अशोक के अभिलेख में सर्वत्र उनको जो है देव नाम प्रिय कहा गया, देव नाम प्रियदसी कहा गया है, इसका मतलब है देवताओं का प्रिय, अथवा देखने में सुंदर देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबंधित किया गया। ठीक है, पुराणों में उनको जो है अशोक वर्धन भी कहा गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि अशोक को अशोक वर्धन कहा गया वेदों में, पुराणों में, ठीक है, साहित्य में, हिंदी में, इस तरह से आता है। तो या फिर प्राकृत भाषा में कहा जाता है, कौन से स्तंभ में आता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। जब आपको राइट आंसर पता होगा कि अशोक को अशोक वर्धन किस में कहा गया है, तो हमने भी क्या पढ़ा, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया, अशोक वर्धन, क्या कहा गया स्टूडेंट, अशोक वर्धन कहा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, अशोक वर्धन। क्वेश्चन चलते हैं 64 पर, समझते हैं 64 क्वेश्चन को। 64 देखिए एक बार, 64 में कह रहे हैं कि अशोक के शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध की विजय का उल्लेख मिलता है। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया है, कितनी बार मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन बताई है। ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, 9वां अभिलेख, 9वां, और उसके बाद में लिखा हुआ है 11वां, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अशोक के किस अभिलेख में, किस स्तंभ लेख में उनके युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। ये अगर आपको ध्यान हो तो मैंने हज़ारों बार ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने करवा रखा हो। रुक जाइए ज़रा, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे थे हम, 65 की, क्वेश्चन नंबर 65 को। तो देखते हैं इस पे आंसर पे। पहले हमने ऑप्शन में क्या पढ़ा था, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख जो है किसे मिलता है, पहले लिखा हुआ था 9वें, किस में लिखा हुआ था, 9वें अभिलेख में,
9वां स्तंभ लेख, उसके बाद में क्या लिखा हुआ 11वां स्तंभ लेख, उसके बाद में क्या लिखा हुआ 13वां, इसके बाद में लिखा हुआ 12वां। तो मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया था कि अशोक का जो उन्होंने जब बौद्ध धर्म जो है क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, जब कलिंग युद्ध में अत्यधिक खून खराबा हुआ था। ठीक है, कलिंग में अत्यधिक खून खराबा हुआ था। मैंने आपको बताया था वर्तमान समय में जो कलिंग है जो कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था वर्तमान समय में कलिंग जो है स्टूडेंट वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्टूडेंट स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। लाखों लोगों की मृत्यु और हज़ारों लोगों का खून खराबा देख करके उनके मन में क्या हुआ, पश्चाताप उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उन्होंने अशोक ने भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने का संकल्प लिया और अहिंसा की नीति अपनाई और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपने पुत्री और अपने पुत्र, जिनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्र का नाम था महेंद्र, को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, धम्म की नीतियों के पालन के लिए इन्होंने जो है संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर की बात करें 65 का जो राइट आंसर था वो क्या था 13वां, यानी कि सी। आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को और समझते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। एक बार देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को। उड़ीसा के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना जो थी वो कलिंग युद्ध थी। सॉरी, हाँ उड़ीसा, तो इसमें लिखा नहीं लेकिन मैं बोल रही हूँ उड़ीसा। देखिए एक बार कह रहे कि अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना जो थी वो कौन सी थी, कलिंग युद्ध की। इसकी अशोक विजय थी, अशोक की विजय थी, यानी कि कलिंग युद्ध क्या वो विजय तो हो गए थे, लेकिन जो अत्यधिक खून खराबा हुआ उसके बाद में उनका दिल जो है पिघल गया था, पश्चाताप कर लिया, तो उन्हें भविष्य में कभी युद्ध ना करने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया था। ओके, अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ से स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं कि ये जो घटना थी अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में हुई थी और मैंने बताया था कि यानी 261 BC में हुई थी। 261 BC या फिर ईसा पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उन्होंने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख जो है और पश्चाताप व्यक्त किया था। अपना दुख और इसके साथ साथ क्या था, पश्चाताप भी व्यक्त किया था। इसको दोबारा से समझ लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी जो घटना थी वो कौन सी थी, कलिंग की युद्ध, और इसमें अशोक की विजय हुई थी। अशोक के 13वां शिलालेख में बताया गया था कि इस युद्ध से स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना जो है अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष घटित हुई थी, यानी कि 261 BC में या फिर ईसा पूर्व का है। इस शिलालेख में कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था। तो किसने व्यक्त किया था स्टूडेंट, अशोक ने। तो बात करें अशोक के कलिंग युद्ध की 66 क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अशोक ने कलिंग राज्य पर अपना आक्रमण कब किया था। तो बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहले लिखा हुआ 260 ईसा पूर्व और बी में लिखा 261 ईसा पूर्व, सी में लिखा 73 ईसा पूर्व और डी की बात करें तो लिखा है 280 ईसा पूर्व। ठीक है, जिस बुक से मैं आपको स्टूडेंट पढ़ा रही हूँ बड़ी ऑथेंटिक बुक है। आप किसी भी क्वेश्चन को जाइए और गूगल करके देख लीजिए, सभी के आंसर जो हैं बड़े ही ऑथेंटिक है, इसीलिए मैंने इस बुक को चुना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके राइट आंसर की बात। तो राइट आंसर इसका जो है स्टूडेंट वो क्या है, जो मैंने आपको पढ़ाया था 261, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, 66 का राइट आंसर है बी। क्या है स्टूडेंट, बी है। और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67 पर, और समझते हैं 67 के आंसर को। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 67 क्वेश्चन के आंसर में। सम्राट अशोक ने, क्या स्टूडेंट, सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया था। सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया था। पहले लिखा हुआ राज्य प्राप्ति के 4थे वर्ष, उसके बाद में लिखा हुआ राज्य प्राप्ति के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 2रे वर्ष या फिर राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। तो बात की जाए इनके राइट आंसर की, तो राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए कहीं पर ऐसा है, कहीं पर इसका 8वां वर्ष दिया हुआ है तो कहीं पर 9वां वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो बात की जाए इसकी राइट आंसर की, तो राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका डी। क्या होगा स्टूडेंट इसका राइट आंसर, डी, यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष सम्राट अशोक, दोबारा देखेंगे, सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया था। तो ये इसका राइट आंसर है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। 67 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, डी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बाद में चलेंगे 68 पर। किस पर स्टूडेंट, 68 पर क्वेश्चन को देखेंगे। 13वां शिलालेख जो कि संबंधित है
13वां शिलालेख की बात की जाए तो आपने पढ़ा था। पहला क्या लिखा है 13वें शिलालेख के बारे में? पहला क्या लिखा हुआ है युद्ध से संबंधित 13वां शिलालेख, या फिर बी में लिखा हुआ है मूर्तियों से, और सी लिखा है धर्म से, और डी में लिखा है राज्य से। तो यदि आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा इसका जो 13वां शिलालेख जो है वो किससे संबंधित है स्टूडेंट? युद्ध से, क्योंकि युद्ध के विषय में बताया गया 13वां शिलालेख में। अशोक ने बताया है 13वां शिलालेख के बारे में कि कलिंग युद्ध के बारे में बताया और कहा है उन्होंने संकल्प लिया था कि वो वर्तमान भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, संकल्प उन्होंने लिया था। तो 13वें शिलालेख में किसके बारे में जिक्र है? युद्ध के बारे में। ठीक है, अब धर्म मत लगा दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या स्टूडेंट? ए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 69 को समझते हैं। क्वेश्चन 69 के आंसर पे चलते हैं और समझते हैं। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उनके अंतर मन की व्यथा प्रकट होती है? देखिए एक बार, अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उनके अंतर मन की व्यथा प्रकट होती है? तो पहले लिखा हुआ धौली और जौगड़ अभिलेख, दूसरा क्या शाहबाजगढ़ी और सोपरा, सी में क्या मास्की और भारबू, और मानसेरा और गिरनार। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था अशोक के 14 क्या थे? 14 बताए थे मैंने, उनके शिलालेख बताए थे, मैंने उनको बताया था कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, शिलालेख, तो ये उन्हीं शिलालेखों में से ही एक शिलालेख है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात की जाए अशोक के, तो एक बार दोबारा से इसके क्वेश्चन को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उनके अंतर मन की व्यथा प्रकट होती है? तो जैसे कि आपको ध्यान है कि उन्होंने किस तरह से युद्ध ना भविष्य में करने की बात कही थी, तो वो कौन सा था? अभी हमने पढ़ा था 13वां शिलालेख, लेकिन उसका नाम क्या था? यहाँ पे किसकी बात की गई? उनके नाम की बात की गई, तो वो कौन सा था? यदि आपको नाम पता होगा तो आप राइट आंसर आप पहले कर देंगे आसानी से। राइट आंसर जो स्टूडेंट इसका जो क्या है? धौली और जौगड़। धौली और जौगड़ नाम का शिलालेख है, वहाँ पर ही युद्ध और हिंसा के कारण उनके मन के अंदर जनित अंतर मन की व्यथा उन्होंने प्रकट की है, जिसको 13वां शिलालेख कहा जाता है, जो कि 261 ईसा पूर्व में जब उन्होंने कलिंग पर, यानी कि वर्तमान समय में उड़ीसा में स्थित है, जब उन्होंने युद्ध किया था। ओके, एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए, कलिंग शिलालेख के अतिरिक्त धौली, देखिए एक बार, कलिंग शिलालेख के अतिरिक्त धौली और जौगड़ ये दोनों कहाँ स्टूडेंट? उड़ीसा में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा में स्थित हैं। दोनों ही ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए जिसमें अशोक ने क्या करा? कलिंग युद्ध के बाद, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध और हिंसा के कारण जन समुदाय की क्षति को देखकर उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट हुई है। यानी कि अभी हमने पढ़ा था कलिंग में पढ़ा था, उसके साथ साथ उड़ीसा में ही एक जगह है जिसका नाम है धौली और जौगड़। धौली और जौगड़ एक ऐसी जगह है, वहाँ पर ही बताया जाता है कि अशोक के कलिंग युद्ध के बाद युद्ध और हिंसा के कारण जन समुदाय की क्षति को देखकर उन्होंने अपने अंतर्मन की व्यथा जो है प्रकट किया था। किसका? धौली और जौगड़ का शिलालेख। ठीक है, कलिंग शिलालेख के बाद में धौली और जौगड़ के जो है शिलालेख भी ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने अंतर्मन की व्यथा प्रकट की थी कलिंग युद्ध के बाद की। क्वेश्चन नंबर 69 में कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन। ओके, 70 क्वेश्चन को देखेंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन की सीरीज़ हो जाएगी यहीं पर कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या लिखा हुआ? मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा गया था? मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा गया था? मौर्य काल में राजकीय मुद्रा के बारे में आ रहा है जिक्र। पहला क्या लिखा? निष्क। पहला क्या लिखा है स्टूडेंट? पहला लिखा हुआ है निष्क। पहले क्या लिखा है स्टूडेंट? निष्क लिखा हुआ, बी में लिखा हुआ है पण, उसके बाद में सी में लिखा है कर्षापण, और डी में लिखा हुआ शतमान। निष्क, पण, कर्षापण और शतमान। यदि आपको ध्यान हो किसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था? ऋग्वेद काल में मैंने आपको पढ़ाया था। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको पढ़ाया था। सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ के जो लोग थे वो निष्क नाम का आभूषण पहना करते थे, और मैंने आपको बताया था निष्क नाम का जो आभूषण हुआ करता था जो कहाँ पहना जाता था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था निष्क नाम का जो आभूषण था वो कहाँ पहना जाता था? गले में पहना जाता था। और ये जो था सिंधु घाटी सभ्यता में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ाया था। तो राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर
की। तो एक बार दोबारा से देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 70 को। मौर्य काल में राजकीय जो मुद्रा थी वो क्या थी। ठीक है, तो पहला क्या लिखा हुआ है, निष्क, बी में लिखा पण और सी में लिखा हुआ है कर्षापण और डी में लिखा हुआ शतमान। तो राइट आंसर पे आते हैं और इसका राइट आंसर क्या है, मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा का नाम क्या है। तो राजकीय मुद्रा का जो नाम है वो क्या है स्टूडेंट, देखिए एक बार उसका नाम है पण। क्या है स्टूडेंट, जो कि राइट आंसर क्या है बी में है। 71 की बात करें तो 71 का राइट आंसर क्या है, बी है। और इसके एक बार एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। राजकीय मुद्रा क्या थी, पण थी, कब, मौर्य काल में। और निष्क हमने क्या पढ़ाया था, सिंधु घाटी सभ्यता में निष्क गले में पहनने वाला आभूषण था। इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे एक बार और समझेंगे एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन नंबर 70 की एक्सप्लेनेशन को देखिए एक बार, क्या क्या हुआ है एक्सप्लेनेशन में, एक बार देखिए। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को जो है क्या कहा गया था स्टूडेंट, जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा, देखिए एक बार, देखिए एक बार। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा गया स्टूडेंट, पण कहा गया था। क्या कहा गया था स्टूडेंट, पण कहा गया था। यह 3/4 तोले की हुआ करती थी, 3/4 तोले की हुआ करती थी के बराबर चांदी का सिक्का हुआ करता था। इसके ऊपर पीपल, जैसा कोई कहता है पीपल, सूर्य, चंद्र, मयूर और बैल और सर्प आदि खुदे हुआ करते थे एक सिक्के के ऊपर। 3/4 में क्या है, 3/4 जो है क्या हुआ करते थे, देखिए दोबारा देखिए एक बार, ये छुप गया बिल्कुल, तोला हुआ लिखा था, देखिए एक बार। मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा का नाम पण था, ये तो क्लियर हो गया। ये जो है 3/4 जो है तोले के बराबर चांदी का सिक्का हुआ करता था। इसके ऊपर पीपल, सूर्य, चंद्र, मयूर और बैल, सर्प आदि जो है खुदे हुआ करते थे। सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था उस टाइम पर। और जबकि हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में कि निष्क जो है गले में पहनने वाला आभूषण था। निष्क कहा जाता सोने सिक्के को, या फिर सुवर्ण कहा जाता था। और माशक या फिर काकड़ी जो था तांबे का सिक्का था। माशक या फिर काकड़ी क्या था स्टूडेंट, तांबे का सिक्का था। माशक जो था स्टूडेंट चांदी के पण का 1/16वां भाग था। माशक जो था चांदी के पण का, जो हमने अभी पढ़ा था चांदी का, जो हमने पढ़ा था पण, उसका 3/4 हिस्सा हमने पढ़ा था हुआ करता चांदी का। और माशक जो था चांदी के पण का 1/16वां भाग हुआ करता था। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 70 आज हमारी 10 क्वेश्चन की सीरीज़ होती है यहीं पर कंप्लीट। जब तक के लिए हम मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ न्यू वीडियो में और न्यू नॉलेज के साथ में, जब तक के। So that is for today's video. I hope you guys doing well till then. Bye bye and take care. God bless you all. Thank you for watching and subscribe me and feedback me.